Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss the projectile motion, and this article is very important as far as the first year class is concerned. उसमें ये आर्टिकल जो है ये हम फर्स्ट ईयर के बारे से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे. नेम ऑफ द आर्टिकल इज स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन. अब प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करने से पहले फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमने शुरू में ये पढ़ा हुआ है कि लीनियर मोशन जो यानी अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसकी मोशन स्टूडेंट्स लीनियर हो. जैसे कोई बॉल अगर ज़मीन पे मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो उसकी मोशन लीनियर है. अगर कोई कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है स्ट्रेट लाइन में तो आप ये कहेंगे कि इसकी मोशन लीनियर होगी, यानी ये वन डायरेक्शन मोशन जो है वो लीनियर मोशन कहलाता है. लेकिन यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो स्टूडेंट डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ये लिखी है, इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन, टू डी फॉर डायमेंशन, इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यानी ये टू डायमेंशनल मोशन है, इसमें दोनों डायरेक्शन इन्वॉल्व है, एक्स भी और वाई, और अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो स्टूडेंट्स इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, और इस बॉडी को जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है इस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे. अब इसकी स्टूडेंट्स डेली लाइफ में बेशुमार एग्जांपल्स हैं. जैसे आप ये कहते हैं कि अ फुटबॉल किक बाय प्लेयर, यानी अगर कोई फुटबॉल जो है उसको किक लगाई जाती है तो उसकी मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन है. द मोशन ऑफ ए बुलेट फायर फ्रॉम ए गन, आपने देखा होगा कि अर्ली स्टेज में शुरू में वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसकी मोशन जो है वो कर्व पाथ में हो जाती है. तो इसका मतलब ये है कि उसकी मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही कहलाती है. अब ये जो पाथ है इसका प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पे मूव करता है उसे हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं. ये आपने याद रखना, ट्रेजेक्टरी कहा जाता है दी पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल, इट इज नेम्ड एज ट्रेजेक्टरी. इसे ट्रेजेक्टरी कहते हैं. अब स्टूडेंट्स ये इस डायग्राम को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो गौर से इस डायग्राम को देखिएगा. अब देखिए बॉडी जो है यहाँ से हाइट से हमने इस बॉडी को यहाँ से बॉडी को थ्रो किया गया, यानी बॉडी को यहाँ पे ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है, यानी हाइट पे जो बॉडी हाइट पे है यानी वाइड दैट इज द हाइट, और इसको हमने ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया. तो ये जो पाथ है ये आप देख रहे हैं, ये कर्व पाथ, और इसको हम स्टूडेंट्स ये कर्व पाथ है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कराएगी इस बॉडी की. और प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आप बात करते हैं इसकी टू डायमेंशनल मोशन है तो सबसे पहले हम इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसी केस में हम वर्टिकल मोशन को डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे देखें तो इसका सिर्फ इसकी जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल, आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल मोशन है इस स्टेज पे, और इस जगह पे इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स अमल करती है जिसे हम एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, यानी इस पॉइंट पे देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग एंड इट इज नेम्ड एज एयर फ्रिक्शन फोर्स. वो इस जगह पे लगा. अब हमने इस केस में एयर फ्रिक्शन को हमने नेग्लेक्ट किया है, इग्नोर किया है. तो इसका मतलब यह है कि इस केस में एयर फ्रिक्शन को हमने इग्नोर किया है, तो इस पॉइंट पे आप ये कहेंगे कि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग. तो एफ एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी. हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूँ इस जगह पे, तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि एयर फ्रिक्शन हमने यहाँ पे इग्नोर किया, नेग्लेक्ट किया, तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो है. और हम ऑलरेडी जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम में, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथ तो बॉडी का जीरो हो नहीं सकता, तो इसलिए ए एक्स किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, जीरो के बराबर. ए एक्स की वैल्यू जीरो होगी इस जगह पे एक्सलेरेशन along horizontal motion and its value is equal to जीरो के बराबर. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे इसकी जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन, यानी थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा. प्रोजेक्टाइल मोशन की ये स्पेसिफिक ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि हॉरिजॉन्टल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, और उसकी जस्टिफिकेशन मैंने ये बताई
कि ए एक्स बराबर ज़ीरो के हैं और अंडरस्टूड है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है इट इज़ कांस्टेंट, तभी एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वी एक्स जो है बिल्कुल नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब ये जो बॉडी नीचे की तरफ आता है तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो इसमें अपीयर हो जाता है, यानी अंडर दी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये बॉडी जो है ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम इसको डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स आप ये कहते हैं कि इस जगह पे अगर आप वर्टिकल मोशन को डिस्कस करते हैं, वर्टिकल मोशन को जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस किया, अब मैं यहाँ पे वर्टिकल मोशन को डिस्कस करने लगा। वर्टिकल मोशन, अब वर्टिकल मोशन में भी अगेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग। नंबर वन पे आप ये कहते हैं कि एयर फ्रिक्शन फोर्स, एयर फ्रिक्शन फोर्स है, और नंबर टू पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो टू फोर्सेस आर एक्टिंग, ये आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे टू फोर्सेस आर एक्टिंग वी एक्स, यानी आप ये कहेंगे कि दो कंपोनेंट्स है इस जगह पे, यानी आप यहाँ से जो ही ये नीचे की तरफ आता है तो टू फोर्सेस आर एक्टिंग, एयर फ्रिक्शन फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एयर फ्रिक्शन को तो हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट किया हुआ है एंड देयर इज ओनली वन फोर्स एंड इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लॉन्ग अंडर ये बॉडी जो है ये नीचे की तरफ मूव करता है। तो इसलिए इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? जी के बराबर होगा, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने यही चीज़ लिखी है, इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए इसमें जो एक्सेलरेशन है वो बॉडी नीचे की तरफ आता है स्टूडेंट्स। शुरू में हॉरिजॉन्टल मोशन में आपने देखा था कि ए एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर है, लेकिन जो ही बॉडी नीचे की तरफ ट्रैवल शुरू करता है तो टू फोर्सेस यहाँ पे ऐड करती है, फ्रिक्शन की वैल्यू हमने कहा है इसको हमने नेगेट करना है, इग्नोर करना है, तो ये तो जीरो के बराबर है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि इसमें एक्सेलरेशन जो है किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। अब यहाँ पे भी हम इसके डिस्टेंस को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, इस केस में भी और इस केस में, अब हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर आप डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो x बराबर होगा किसके? vx इंटू टी के। तो वेलोसिटी इज vx इंटू टाइम, यानी आप ये इक्वेशन जानते हैं, s इज इक्वल टू v इंटू टी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो इसलिए s की जगह पे x आएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो इसकी जगह पे vx आएगा, और t जो है वो टाइम। तो x बराबर किसकी होगा? vx इंटू टी के। ये हॉरिजॉन्टल मोशन को मैंने डिस्कस किया। अब वर्टिकल मोशन में हम इसी तरह यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा। इस साइड में हम ये करते हैं कि यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकेंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अब हमने क्योंकि वर्टिकल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, s की जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? y आएगा। अब वी आई वाई यानी इस जगह पे इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट, तो यहाँ पे सभी के साथ हम y लिख देते हैं ताकि आपको ये पता चले कि ये वर्टिकल मोशन को आप डिस्कस करें। तो s की जगह पे y आ गया। अब यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट इस जगह पे वेलोसिटी का क्या है? जीरो है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे है, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है इस जगह पे इसकी वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे, प्लस हाफ ए बाई किसके बराबर है स्टूडेंट्स? जी के, तो यहाँ पे जी लगाना है। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स, किसके बराबर आई? हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपने देखा कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू आ गई हाफ जी टी स्क्वायर, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर थी? x इज इक्वल टू पी एक्स इंटू डी के बराबर। तो स्टूडेंट्स ये था, इस मोशन को मैंने डिस्कस किया कि जब बॉडी आप हाइट से नीचे की तरफ, यानी हॉरिजॉन्टली आप इसको फेंकते हैं नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टली, ये देखिए शुरू में ये हॉरिजॉन्टल, उसके बाद ये कर्व पाथ में बॉडी ने मूव किया था, यानी आप जब हाइट से किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो देन हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस,
और वर्टिकल डिस्टेंस की इक्वेशन जो है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स सेकंड केस की तरफ। तो सेकंड केस में देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड केस। अब मैं यहाँ पे सेकंड केस को डिस्कस करने लगा हूँ, स्टूडेंट गौर से देखिएगा। सेकंड केस ये है जी सेकंड केस। अब इसमें देखें, हमने बॉडी को जमीन से यानी कि बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड एट सम एंगल, सो दैट इज द एक्यूट एंगल। इस पे हमने इसको थ्रो किया बॉडी को, तो ये आप देख रहे हैं कि इसका जो पाथ है ये इस तरह का होगा और इसे हम पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं। सो दैट इज पैराबोलिक पाथ एंड दैट इज आल्सो द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे इसको हमने vi वेलोसिटी के साथ इसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया एट सम एंगल थीटा, एंड थीटा इज लेस देन 90 एक्यूट एंगल, जैसे मैंने बताया आपको। अब यहाँ से इसके टू कंपोनेंट्स होंगे स्टूडेंट्स। एक होगा जी इसका x कंपोनेंट, जिसे हम ये कहेंगे कि vi cos थीटा, और ये होगा vi sin थीटा के बराबर। अब इसी तरह ये आप देख रहे हैं कि इसका x कंपोनेंट है, ये इसका y कंपोनेंट है, ये इसकी वेलोसिटी है। अब इसी तरह जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक O से लेकर, इसे आप नाम ले लें M क्या है, O से M तक जो डिस्टेंस है ये इसकी अपवर्ड मोशन को डिस्कस करता है, और M से नेक्स्ट A तक जो डिस्टेंस है ये इसकी डाउनवर्ड मोशन को डिस्कस करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस के लिए इसमें हमारे पास जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, यानी पूरी मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो सेम रहता है, उसमें चेंज नहीं आती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि vix और vfx, क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास किसके बराबर होगा, vi cos थीटा के बराबर। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट एंड फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, एंड इट इज इक्वल टू vi cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये हर जगह पे सेम है, तो इसलिए इनिशियल और फाइनल बोथ आर इक्वल। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज होता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो आप देख रहे हैं कि डिक्रीज है, इस जगह पे 0 होगी, फिर बढ़ना शुरू होगी और इंक्रीज होना शुरू होगा। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट अगर आप बात करते हैं तो vi बाय दैट इज इक्वल टू vi sin थीटा के बराबर, vi sin थीटा के इक्वल है, इस जगह पे आप देख रहे हैं vi sin थीटा के बराबर। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, vf इज इक्वल टू vi प्लस at के बराबर। सो vf इज इक्वल टू vi प्लस at, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारा टारगेट क्या है, हम फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस सभी के लिए आप y यहाँ पे लगा देंगे सभी, क्योंकि वर्टिकल मोशन को हमने समझा है। तो vf बाई vi बाय a बाय t के बाद। अब यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, vi बाय हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और किसके बराबर है स्टूडेंट्स, vi sin थीटा के बराबर। लेकिन ay अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ कन्फर्म है कि ये बॉडी जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए a बाई की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, माइनस। ये आपने याद रखें, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अंडरस्टूड है माइनस g के बराबर होगा। तो यहाँ से आप माइनस g लिखेंगे और माइनस g के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास vfy भी आ गया, vi sin थीटा माइनस gt, और vi बाय हमारे पास ऑलरेडी है vi sin थीटा, vix vfx ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है स्टूडेंट्स उसमें चेंज नहीं होती, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। अब हम किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल
मोशन में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इसका फार्मूला क्या होगा? वेरी सिंपल, वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे इसके रूल। दोबारा से देखिएगा, यानी आप प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी जगह पे, जैसे ये v है, v की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स आपने जस्ट वैल्यूज लगानी है। अब देखिए वी एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास वी आई कोसिक है और ये वाली वैल्यू हमारे पास इसके बराबर है, जस्ट आपने वैल्यू लगा दें तो इस फार्मूले से हमारे पास क्या चीज़ आएगी? वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट अलोंग दिस पाथ, यानी किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी जो है प्रोजेक्टाइल की इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। v इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। तो ये वी एफ एक्स और वी एफ वाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, वो जस्ट आप इंसर्ट करेंगे एंड यू गेट द मैग्नीट्यूड। अब रहा मसला इसकी डायरेक्शन का। अब डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, ये तो हमने मैग्नीट्यूड की बात की स्टूडेंट्स, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करते हैं। tan थीटा किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? वी एफ वाई डिवाइडेड बाय वी एफ एक्स। हमारा टारगेट क्या है? वी आर लुकिंग फॉर डायरेक्शन जिसे आप थीटा कहते हैं, यानी ये एंगल हमारा टारगेट है। थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो tan इनवर्स वी एफ वाई डिवाइडेड बाय क्या होगा? वी एफ एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स वी एफ वाई की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। लुक एट दिस, ये हमारे पास वी एफ वाई की वैल्यू है। वी एफ एक्स की वैल्यू भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जस्ट पुटिंग दीज वैल्यू इन दैट इक्वेशन यू विल बी इन पोजिशन टू गेट द वैल्यू ऑफ थीटा जिसे आप डायरेक्शन कहते हैं। तो आपने स्टूडेंट देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, ये आर्टिकल इस तरह से आपने दोनों केसेस को आपने एक्सप्लेन करना है, यानी बॉडी को जब हाइट से फेंकते हैं और जब किसी बॉडी को आप ज़मीन से फेंकते हैं तो ये जो पाथ है इसे हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं और इस पाथ को हम पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट वाज द आर्टिकल एंड स्टूडेंट्स इन लास्ट आई रिक्वेस्ट यू आर प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।